लड़ते हुए आगे बढ़ा। मेरे सूबेदार साहब और 3 जवान मेरे सामने खड़े थे, वो जमीन में नहीं गिर रहे थे, राइफल उनके हाथ में था, लेकिन वो खड़े थे। मैं बोला साहब पोजीशन लो, वो नहीं माने। मैं देखा तो उनके छाती के अंदर पूरा गोली लगा हुआ था, लेकिन तब भी वो वहाँ पर खड़े थे। वो दिन कैसा होगा, वो दिन कैसा होगा, उसको मैं कभी कभी याद करता हूँ। अब भी मेरे को याद आता है। सबसे लंबा वाले पीछे 1 साल 4 महीने 9 दिन वो चला, नहीं 1 साल 2 महीने 9 दिन चला। लेकिन कश्मीर समस्या आज भी बनी है। बांग्लादेश के दौरान शिमला समझौता भी हुआ, 93,000 फौज को छोड़ भी दिया गया, 3,000 कैदी हम वापस भी नहीं ला पाए, और आज समस्या ही बनी है। सर यहाँ पे अगर कोई हमारे बुजुर्ग साहब लोग वो भी रीत पा जाए साहब, बुजुर्ग साहब लोग रीत में कोई बुजुर्ग साहब लोग हैं अपने पाकिस्तान के टुकड़े भी किए, और ये सबसे साहब है तो बड़ा तो ये राजनीतिक फंडे का मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही अभी तक ना तो कश्मीर की समस्या में कोई वो किया, आए दिन अभी तक वो बनी हुई है। और ये जी आज भी सैनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। उनकी शहादत का असली ऋण किसी ने अब तक चुकता नहीं किया। कश्मीर भी समस्या बनी हुई है, पे पेंशन का सुधार भी नहीं हुआ। इजराइल से सीखें, 5 देशों की जितनी जमीन उसने कब्जा की 1948 से 1969 के दौर में, आज तक नहीं लौटाई। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इजराइल। और आज जरा रीत का भी दिखाते रहिए और बातचीत करते हैं। इजराइल कॉन्सेप्ट में आप अग्निवीर लाते हैं, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री का बेटा भी ट्रेनिंग करता है। लड़का 3 साल, लड़की 2 साल। आपके देश की जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है, तो व्हाट इज ए कॉन्सेप्ट? किस मंत्री का बेटा अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रहा है, ये सवाल रहेगा। नंबर 2, अग्निवीर शहीद होता है तो क्या परमानेंट सोल्जर का जैसा स्टेटस उसको आप दे रहे हैं? क्या 50% करने के बाद जो घर जाएंगे उनको आप नौकरियां दे पाएंगे? असली और अंतिम सवाल, सेना में चमचागिरी और जो बटमैन सहायक पता जिसका हम विरोध करते हैं वही रह गई, तो जो डॉगी घुमाता है वो तो सेलेक्ट हो जाएगा। जो एक्चुअल वीर होगा अग्निवीर, क्या उसे नौकरी मिल पाएगी? क्या वो सेलेक्ट होगा? आप इस संदर्भ में कुछ कोई अपने विचार रखना चाहेगा? बोलिए साहब, कुछ तो बोलिए। सेना के लिए मुझे नहीं लगा जो पुराना सैनिक होता है जिसके 10 साल 15 साल 16 साल नौकरी होती है, उसमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो 5 साल के सैनिक है 2 साल के सैनिक में हो नहीं सकता। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो योग्य होगा उसको परमानेंट कर देंगे, 25 का 50% कर देंगे। सवाल है इजराइल कॉन्सेप्ट। एवरी सोल्जर, चाहे वो नेता का बेटा हो या प्रधानमंत्री का, वो ट्रेनिंग करता है। नेता के बेटे को अग्निवीर देगा नहीं, हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं, ऐसा होता, क्योंकि यहाँ अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस योजना को लाए क्यों? क्या परिचय दें सर? मेरा सरदार मेजर DS नेगी, 17 गढ़वाल राइफल। जो जब अपने CDS अपने रावत साहब थे, हाँ रावत साहब CDS थे, उनके ज़माने में ये हुआ था कि जो भी जितने भी IAS हैं वो 5 साल पहले डिफेंस में सर्विस करेंगे और उसके बाद उनको ये सर्विस में लाया जाएगा। लेकिन उनकी अचानक दुर्घटना में मौत होने के बाद IAS लोगों ने ये पलट करके जवानों के ऊपर थोप दिया अग्निवीर, और कॉन्सेप्ट लाए थे बाहर देश का कि टूर ऑफ ड्यूटी। बाहर देशों में टूर ऑफ ड्यूटी होता है, अमेरिका में, दूसरी जगह पे स्वेच्छा से, चाइना में भी है, चाइना में भी है, सब जगह है, वो स्वेच्छा से जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अग्निवीर कर दिया, जो कि हमारे फौज के लिए अच्छा नहीं है। और खास समझ गया, IAS की चाल है। IAS अधिकारों का बेटा या नेता का बेटा अग्निवीर बना। ये सर दुर्भाग्य हमारे देश का। यहाँ पर कुछ देशद्रोही, चाहे मैं बोलूँगा, इस देश को इन्होंने प्रयोगशाला बनाया है। कभी भी जनता, और नाम सर पहले? मेरा नाम आया होगा SS रावत। इस देश को इन्होंने हमेशा प्रयोगशाला बनाया, और कुछ इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ही इस देश का क्या है छोटे शब्दों में
हाँ सर, मैं जो है एक्स चीफ ऑफिसर इंडियन नेवी, आज के दिन विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी शहीदों को नमन करता हूं और जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उन सभी का मैं आज भी अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, जो टुकड़ा जीता वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। जो 2 टुकड़े पाकिस्तान के हुए वो पूरी पाकिस्तान, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश था, इसलिए उसको जो पाकिस्तान का ही हिस्सा था उसको किया गया। और उसमें इंडियन नेवी का जहाँ तक रोल है, INS विक्रांत का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। चटगांव पोर्ट पे पाकिस्तान की नेवी को नहीं आने दिया। उसके पीछे PNS गाजी पड़ी थी। PNS गाजी को कुकरी ने मार गिराया और कुकरी को फिर पाकिस्तान के शिप में गिरा। आज भी जो उनकी 1 मिनट, नेवी के होने के नाते T-74 सातवां बेड़ा जिसे US का कहते हैं, वो किसके खिलाफ लाया गया? यस, उस समय जो है अमेरिका हिंदुस्तान के विरुद्ध डियोगो गार्सिया में अपना 7वां बेड़ा लाए थे, लेकिन हमने भी अपने युद्ध कौशल से 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करवाया। इसमें जगजीत सिंह अरोड़ा और उनकी टीम, मानिक साहब और उनकी टीम, इंदिरा गांधी और उनकी टीम को साधुवाद, धन्यवाद। सर, रशिया ने अपनी पनडुब्बियां परमाणु अस्त्र से लैस और अपने बेड़े क्या समुद्र में उतारे नहीं थे? रशिया जो है उस समय सोवियत संघ हमारे फेवर में, हिंदुस्तान के फेवर में, जो कि तब भी था और आज भी है और रहेगा। कहना ये चाहता हूँ, रशिया के नौसैनिक बेड़ों ने T-74 अपने 7वें बेड़े का तब तक ट्रैक किया, तब तक पीछा किया। यदि आपने वार किया तो हम तुमको नष्ट कर देंगे। युद्ध 16 दिसंबर को समाप्त हो चुका था, लेकिन अमेरिकन एयरपोर्टों को रशियन बेड़ों ने 6 जनवरी तक नहीं छोड़ा, जब तक वो हिंद महासागर से लौट नहीं गए। लेकिन अंत में ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, ये USA और USSR के वर्चस्व की भी लड़ाई थी। इसलिए भी बांग्लादेश हम आ नहीं सके। तत्कालीन जो हमारे विदेश मंत्री थे स्वर्ण सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी थी कि पहले ये बताओ, आप जो आप वियतनाम में लड़ाई लड़ रहे हो, वो क्यों लड़ रहे हैं? हमें क्यों पूछ रहे हैं कि आप बांग्लादेश में कहेंगे? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई भी उस समय 71 की लड़ाई में था, भगवान सिंह राणा, और हम उस समय तकरीबन 10-11 साल के थे। तो हमें जब मतलब लड़ाई की बात होती तो हमारे माता पिताजी की आंखों में आंसू होते थे कि हमारा बेटा लड़ाई भी। और मेरे गांव का एक राइफलमैन श्याम सिंह, जिनकी की शहादत आज यहाँ पर लिखी हुई है, मैं अभी नाम बताता हूँ, लेकिन आज तक मतलब उसके लिए हमारे गांव में एक मुख्यमंत्री ने रोड का भी दिया था कि मैं रोड बनाऊंगा, लेकिन आज तक वो रोड नहीं बनी आधा किलोमीटर। दोबारा सोलर बोर्ड के माध्यम से ऐसे शहीद का पर्सन इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो मैं केस लग रहा हूँ, और उसके लिए मेमोरियल और होने वाली वो बात की बातें हैं। आपसे सवाल भी विक्रम कन्नाडी राठ पूर्व जैनिकल संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष भी है, मुख्य कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, मैं आपको बता देता हूँ, मार्च के महीने में मुजबिर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेशियों के हक के लिए एक टीम गुरेला वारफेयर का गठन किया गया था, जिसको मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल नियाजी एंड जो वहाँ के लोगों ने उन पर जबरदस्ती उर्दू तो बांग्ला में घुसते कि हम बांग्ला में रहेंगे और अपने नारियों को वीर नारियां, हमारी बहनें, सम्मान करते हुए उनका सम्मान। नाम गुरमीत सिंह कैंत है, सार्जेंट रैंक से मैं रिटायर 1983 में रिटायर हुआ हूँ। जी, अपना योगदान बताइए लड़ाई में। मेरा योगदान है कि हालांकि मैं टेलीकॉम ऑपरेटर एयरफोर्स में था, परंतु इमरजेंसी को देखते हुए भारतीय सेना ने मुझे 6 घंटे की डमी ट्रेनिंग देने के बाद एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर डिप्यूट कर दिया, और मैं रनवे के ऊपर 6 दिन के लिए वहाँ पे मेरी पोस्ट हुई। इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह होती थी तो सब मैं वहीं पे रहता था, तो रात को एयरक्राफ्ट आते जी, इंडियन एयरक्राफ्टों की रक्षा के लिए कि उन पर कोई हमला न कर दे, वो वहाँ से लॉन्च होते थे और आते थे। उस ट्रेड के न होने के बावजूद आपने सक्सेसफुली अपना
काम किया जो कि एक उत्तम और धन्यवाद है। और एयर मार्शल उस टाइम पर वाइस मार्शल हरिचंद दीवान जी थे और वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन भी थे और उन्होंने पाकिस्तान का उस टाइम पर सबसे बड़ा गाजी था और गाजी के दम पर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। आगे बताएंगे, पहले परिचय ले लेते हैं। मैं ज्ञान सिंह गुरु फॉरेस्ट जार से संबंध रखता हूँ। मैं 1957 में आर्मी ज्वाइन किया था मैंने। 62 का लड़ाई लड़ा मैंने, 65 का लड़ाई लड़ा मैंने, 71 का लड़ाई लड़ा मैंने। इसके अलावा मैं नागालैंड में भी घूमता रहा और जब मैं लड़ाई लड़ रहा था 65 में तो मेरे सामने मेरे सूबेदार साहब मीन बहादुर राणा शहीद हुए। उनका याद अभी भी मेरे को याद आता है। इसके अलावा और भी जवान मेरे साथ कैमरा की तरफ देखें, शहीद हुए। वो दिन भी मेरे को याद आता है। मैं सोचता था ये मेरे सामने जो सूबेदार साहब मेरे जवान ज़मीन में गिरे हैं, क्यों गिरे होंगे। मेरे को ये मालूम नहीं था कि गोली लग रहा है हमें। हम एसर में थे उस समय, फिर भी हमने उसको एक नज़र से देखा, सूबेदार साहब मैं आगे जा रहा हूँ। वो दिन मेरे को बहुत याद आता है। 71 में भी इसी प्रकार मैं लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ा। मेरे सूबेदार साहब और 3 जवान मेरे सामने खड़े थे। वो जमीन में नहीं गिर रहे थे, राइफल उनके हाथ में था, लेकिन वो खड़े थे। मैं बोला साहब पोजीशन लो, वो नहीं माने। मैं देखा तो उनके छाती के अंदर पूरा गोली लगा हुआ था, लेकिन तब भी वो वहाँ पर खड़े थे। वो दिन कैसा होगा, वो दिन कैसा होगा, उसको मैं कभी कभी याद करता हूँ। अब भी मेरे को याद आता है। इसी जोर से हम आगे बढ़े और आज ये दिन देख रहे हैं कि हमारे भूतपूर्व सैनिक, काफ़ी सैनिक उस दिन उस लड़ाई में होंगे। वो दिन उनको भी याद आ रहा होगा और इसी दिन को हम याद करते हुए आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 84 साल आपकी उम्र है और आपका जज्बा अभी भी वही है जो आपने 1971 में जो युद्ध किया था, जो आपने अपनी वीरता का परिचय वहाँ पर दिया था। जी 87 जी गाजी के दम पर उन्हें लड़ाई लड़ी जो उनका युद्धपोत था, लेकिन उसे भारतीय सेना ने मार गिराया। आगे एक पूर्व सैनिक और। मैं हुक्म सिंह भंडारी हूँ और मैं 11 गढ़वाल का हूँ और हाँ ना कोई कर है ना, मैं 11 गढ़वाल का हूँ और मैं 1971 में कूच बिहार से हमने वहाँ से जो है लड़ाई लड़ी। वहाँ जो 13 दिन तक वहीं रहे और हमारे वहाँ जो कई शहीद हुए बेचारे बैंकों में वहीं पे, तो वहाँ हमने मतलब उस टाइम जो पूरी लड़ाई ले। जी धन्यवाद। तो जो 1965 की लड़ाई का जिक्र करा वो उनने पेंटन टैंक के दम पर लड़ी थी। जरा 2 वीर नारियों का परिचय करवा लेते हैं। तो आपका परिचय। आपने अपनी वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत के शहीदों की। मैं स्वर्गीय सूबेदार राममूर्ति IMA से रिटायर हुए, ऑर्डिनेंस में थे और उसके बाद उनके अटैक से डेथ हो गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। 11वीं में मेरा एक लड़का था और 9th में मेरी लड़की थी और तीसरी लड़की मेरी भी मतलब। तो वीर नारी के बतौर आपने आज तक संघर्ष किया, आप बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने 5-5 रुपए के गोले बना के बेची हैं। केरी के जो गोले होते हैं वो IMA में रहती थी CR कैंप में, तो मैंने 5-5 रुपए के गोले बेचे हैं। और उसके बाद मैंने नीट मशीनें रखी हुई थी, 2 पे नीट लड़कियां रखी थी, 1 पे मैं बैठती थी और मैं मोढे पे अपने रख के मच्छी बाजार जाती थी उनकी दुकान पे देने। और मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अपने बल पे किया है। किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी का मोढा नहीं पकड़ा। आज आपके बच्चे नौकरी पर होंगे? आज मेरे बच्चे, एक मेरा बेटा इंस्पेक्टर है पुलिस में और मेरी बेटी एक डॉक्टर है, जो कि मैंने अपने बलबूते पे उनको स्टैंड किया। और एक बेटी मेरी PhD कर रही थी, उसका हाईवे रोड पे एक्सीडेंट हो गया। तो जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत संघर्ष किया और संघर्ष ही सफलता है। आज आपके
आपकी पीढ़ियां सफल है। धन्यवाद आपका। दूसरी वीर नारी आपके इस बहादुरी को कि मैं आपने शहीद सुंदर सिंह की बीवी हूँ, कारगिल शहीद। पति की मृत्यु के बाद भी इतना संघर्ष किया और अपने परिवार की अपनी जीवन चर्या को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए आपने बहुत संघर्ष करा। आप बर्फ के गोले बना के प्रेम नगर सीआर कैंप के पास बेचती थी। उसके बाद आप जब शाम का या रात का टाइम मशीन में बुनाई करती थी, नीटिंग करते थे, और उसके बाद उसको लेके पैदल प्रेम नगर से पलटन बाजार जाते थे, सिर में रख के, और को वहां पर बेच के आती थी। आपके संघर्ष को सलाम है, प्रणाम है। मैं कारगिल शहीद सुंदर सिंह की बीवी दर्शनी देवी हूँ। मेरा एक बेटा है और गैस एजेंसी मिल रखी है। बेटा तब 5 साल का था। जी, ये युद्ध भी 5 महीना चला, मई टू जुलाई, और 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। और आप लड़ाई के 65 की लड़ाई के वीरों की जुबानी आपने कहानी सुनी, अभी ग्रुप फोटो होने जा रहा है। दुर्भाग्य मेरा भी है, मेरे पिताजी 40 157 राइफलमैन धन सिंह बिष्ट या धन सिंह परिहार कहिए, परिहार बिष्ट 1 गढ़वाल राइफल, जिन्होंने 62 में भर्ती हुई। केवल 65 की लड़ाई नहीं लड़ी, चाइना वार 1962 भी मेरे पिताजी ने लड़ा है। तब वो 4th गढ़वाल के रियन फोर्स थे, और वही लड़ाई उनने 65 में लड़ी, और बांग्लादेश की लड़ाई 1971 भी लड़ी। 77 में रिटायर हुए, और 2009 में उनकी कैंसर के कारण डेथ हो गई। तो मैं उन्हें भी सलाम प्रणाम करता हूं, अपने पूर्वजों को। और इस बात का मुझे दुख भी रहेगा कि जैसे वृद्ध लोग यहाँ पर बयान दे रहे हैं, ऐसा सब कहने के लिए आज मेरे पिताजी श्री धन सिंह 1st गढ़वाल राइफल 40 157 जीवित नहीं है। तो धन्यवाद, नमस्कार सभी की शहादत के लिए। जय हिंद।